भारत विक्रम, भारत वर्ष की अक्षय कीर्ति गाथा। अध्यापने कृत बुद्धिराचार्य शिष्यमेवादितः परीक्षेत तद्यथा प्रशांतमार्य परिकृतिकम क्षुद्र कर्माण मृजु चक्षुर्मुखानां सावंशम तनुरक्त विषजिह्वम विकृतदंतौषम मिन्मिन धृतिवंत मनहंकृतम मेधावन विकृत सुमृति संपन्नम दारसत्वम द्विकुल जमथ दुद्योक्तंत। अर्थात योग्य चिकित्सा छात्र को शांत, सभ्य, सौम्य, विनम्र, शारीरिक दोषों और विकारों से रहित, बुद्धिमान, तर्कशील, स्पष्ट वक्ता, दृढ़ निश्चयी और अहंकार रहित होना चाहिए। नमस्कार। भारतीय ऋषि वैज्ञानिक की नई श्रृंखला में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। आज के हमारे ऋषि हैं महर्षि दृढ़बल, जिन्हें महर्षि दृढ़बल या दृढ़बल भी कहा जाता है। महर्षि दृढ़बल का नाम आयुर्वेद के इतिहास में एक अत्यंत महत्वपूर्ण आचार्य के रूप में लिया जाता है, विशेषकर चरक संहिता के संदर्भ में। आइए उनके बारे में विस्तार से जानते हैं। महर्षि दृढ़बल कपिल बल के पुत्र थे। वे पंचनंदपुर, जो वर्तमान पंजनौर श्रीनगर के पास है, वहां के निवासी थे। आयुर्वेद के 3 मुख्य ग्रंथ हैं, जिन्हें बृहत्त्रयी कहा जाता है। उनमें से एक है चरक संहिता। गुप्त काल यानी 4वीं-5वीं शताब्दी ईस्वी के समय महर्षि दृढ़बल ने इसी चरक संहिता के कल्प स्थान, सिद्धि स्थान और चिकित्सा स्थान के 41 अध्याय जोड़े, जो मूल पाठ से लुप्त हो गए थे। दृढ़बल के कार्य को आचार्य वाग्भट्ट ने अपने ग्रंथ अष्टांग संग्रह में उद्धृत किया है। आचार्य, ऐसा प्रतीत होता है कि इस श्लोक में एक आदर्श विद्यार्थी के गुणों का वर्णन किया गया है। क्या मैं श्लोक की सरल व्याख्या जान सकता हूँ? अवश्य श्रीकांत। ये श्लोक कहता है कि जब कोई आचार्य किसी को चिकित्सा विद्या देने का निश्चय करता है, तो शास्त्र के अनुसार उसे विद्या देने के पूर्व शिष्य की योग्यता की या पात्रता की परीक्षा करनी चाहिए। पात्रता? किस प्रकार की पात्रता आचार्य? यह श्लोक कहता है कि शारीरिक और मानसिक रूप से योग्य शिष्य कैसा होना चाहिए। प्रशांतम यानी शांत स्वभाव वाला हो, आर्य प्रकृतिकम यानी सज्जन प्रवृत्ति वाला हो, उसमें उग्रता या दुष्टता ना हो। निश्चय ही आचार्य, एक शिक्षार्थी को तो सरल स्वभाव का होना ही चाहिए। अक्षुद्र कर्माणम यानी वो नीच या निम्न कर्म में प्रवृत्त ना हो, उसके कार्यों में गरिमा हो, सात्विकता हो। ऋजु चक्षु मुखनासा वंशम अर्थात शारीरिक उत्तमता के अनुसार उसकी आंखें, मुख और नाक की बनावट सामान्य होनी चाहिए। शिक्षार्थी तुच्छ कर्मों में लिप्त ना रहने वाला हो, यह समझ में आता है, परंतु आंखें, मुख और नाक की बनावट का चिकित्सा अध्ययन से क्या संबंध है आचार्य? संबंध है श्रीकांत। आंखें, मुख और नाक की सामान्य बनावट स्वस्थ शरीर का प्रतीक होता है। इनमें से यदि एक भी अंग विकृत होगा, तो वो रोगी के लक्षण की ठीक से पहचान कैसे कर पाएगा। इसलिए चिकित्सा छात्र का शरीर स्वस्थ यानी सामान्य होना चाहिए। जी आचार्य, मैं समझ गया। तनुरक्त विशद जिह्वम यानी उसकी जिह्वा पतली, लालिमा युक्त और साफ
होनी चाहिए। आयुर्वेद में इसे उत्तम स्वास्थ्य का लक्षण माना गया है। अविकृत दंतौष्ठम, उसके दांत और होंठ बिना किसी विकृति के होना चाहिए। अमिनमिनम, वो हकलाता ना हो, उसकी वाणी स्पष्ट होनी चाहिए, जिससे वो मंत्रों और सूत्रों का उच्चारण ठीक से कर सके। परंतु ये भेदभाव क्यों आचार्य? यदि चिकित्सा विद्यार्थी के दांत, ओष्ठ और जिह्वा सही ना हो तो वो औषधियों का सही उच्चारण कैसे कर पाएगा? और यदि उसने अशुद्ध उच्चारण के चलते पीड़ित को कोई अन्य औषधि दे दी तो ये प्राणघातक हो सकता है। जी आचार्य। धृतिमंतम अनहंकृतम, अर्थात वो धैर्यवान हो और उसमें अहंकार बिल्कुल ना हो, क्योंकि सीखने के लिए विनयशीलता आवश्यक है। मेधाविनम वितर्क स्मृति संपन्नम, अर्थात वो मेधावी हो, तर्क करने की शक्ति रखता हो और उसकी स्मरण शक्ति तीव्र हो। उदार सत्वम, अर्थात उसका हृदय विशाल हो और वो मानसिक रूप से सत्व गुण प्रधान हो। द्विकुलजम, अर्थात वो माता और पिता दोनों के पक्ष से संस्कारी परिवार में उत्पन्न हुआ हो, जिससे उसके संस्कार सुदृढ़ हो। तद्विद्योक्तन, अर्थात वो उस विद्या के प्रति अर्थात आयुर्वेद के प्रति समर्पित हो और उसे ग्रहण करने की इच्छा रखने वाला हो। चिकित्सा का क्षेत्र जितना वैज्ञानिक है उतना ही मानवीय और चुनौतीपूर्ण भी है। इसीलिए एक चिकित्सा छात्र के लिए महर्षि द्रथबल ने विद्यार्थियों में कौन कौन से गुण होने चाहिए बताया है। उसी परंपरा में आजकल मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम विद्यार्थियों के विशिष्ट गुणों को परखने के लिए ही किया जाता है। फिजिक्स और केमिस्ट्री के जटिल सवाल छात्र की प्रॉब्लम सॉल्विंग क्षमता को परखते हैं। परीक्षा में सीमित समय रहता है, जैसे 3 घंटे में 200 प्रश्न और भारी प्रतिस्पर्धा का तनाव छात्र की मानसिक मजबूती को परखता है। अगर कोई छात्र परीक्षा के दबाव में घबरा जाता है तो वास्तविक चिकित्सा क्षेत्र की आपदा भी उसके लिए और भी कठिन हो सकती है। महर्षि द्रथबल और आधुनिक चिकित्सा विज्ञान एक मत हैं कि एक डॉक्टर को मरीज के सिम्टम्स को देखकर सही बीमारी का निदान करना होता है। यह एक जासूसी कार्य जैसा है, जहां डेटा का विश्लेषण करके सही निष्कर्ष पर पहुंचना जीवन मरण का प्रश्न होता है। इसलिए एक चिकित्सा विद्यार्थी को विश्लेषणात्मक और तार्किक क्षमता से परिपूर्ण होना चाहिए। मानव शरीर रचना और दवाओं के नाम का ज्ञान अथाह है एवं एक डॉक्टर को हजारों बीमारियों, उनके प्रोटोकॉल और दवाओं के डोज को हमेशा याद रखना पड़ता है। सर्जरी या दवा लिखते समय 1 मिलीमीटर या 1 मिलीग्राम की चूक घातक हो सकती है। चिकित्सा विज्ञान में सटीकता ही सब कुछ है। इन सभी मानकों को इंगित करते हुए महर्षि द्रथबल ने जो श्लोक कहा है वह आज भी सिद्ध है। इस श्लोक के माध्यम से महर्षि द्रथबल ये समझाना चाहते हैं कि एक चिकित्सक बनने के लिए केवल किसी व्यक्ति की बौद्धिक क्षमता ही नहीं, बल्कि भावनाओं को समझने, प्रबंधित करने, स्वयं को प्रेरित करने और दूसरों के प्रति सहानुभूति रखने की क्षमता एवं बाहरी उत्तेजनाओं जैसे कि रोशनी, आवाज और गंध के प्रति संवेदनशील होने की क्षमता का संतुलन अनिवार्य है। महर्षि द्रथबल जिस समय हुए उस समय की चिकित्सा पद्धति पूर्णतः चरक संहिता के ऊपर ही आधारित थी।
पर प्राचीनतम चिकित्सा ज्ञान को जीवंत रखने के लिए संहिताओं का अध्ययन और पूर्ण होना भी आवश्यक था। चरक संहिता के अध्यायों को लिखकर पूरा करने के लिए एक वैद्य से दूसरे वैद्य, एक नगरी से दूसरी नगरी, एक राज्य से दूसरे राज्य अपने शिष्यों के साथ भ्रमण करने लगे और आयुर्वेद का ज्ञान एकत्र करने लगे। एकत्रित ज्ञान को अन्य चिकित्सकों में भी बांटने लगे। इस बीच उन्हें कई रूढ़िवादी वैद्यों और चिकित्सकों से तर्क वितर्क भी करना पड़ा। महाराज, मैं इस राज्य का राजवैद्य हूँ। मुझसे पहले मेरे पिता यहाँ के राजवैद्य थे और उनसे पहले उनके पिता। और ये महाशय कहते हैं कि मेरी चिकित्सा पद्धति सटीक नहीं है। आप हो कौन जो हमारे राजवैद्य का अपमान करते हो? और आपकी इतनी धृष्टता कि आपने शाश्वत चरक संहिता का अपमान किया है। महामंत्री, बताइए, इनको इस दोष के लिए किस दंड से दंडित किया जाए? महाराज, इन्हें दंडित करने में शीघ्रता करना मूर्खता होगी। इनकी परीक्षा ली जाए और तत्पश्चात विचार किया जाए। कहिए वैद्यराज, आपकी कौन सी चिकित्सा पद्धति को इन्होंने नकारा है? सामान्य कफ रोग के उपचार के लिए इन्होंने हमारे पैतृक विज्ञान को नकारा है। कहने लगे केवल औषधियों से रोगी स्वस्थ नहीं होगा। बताइए आगंतुक, आपने कहा कि औषधियों के इतर भी कई चिकित्सा कार्य हैं। इस तर्क को विस्तार से बताइए। वमनम च विरेचश्च बस्तिर्नस्यम च शोणितम पंचकर्माण्यनुष्ठेयम स्वस्थ वृत्ते च सर्वदा। अर्थात मुनियों और ऋषियों ने वमन यानी उल्टी कराना, विरेचन यानी जुलाब, नस्य यानी नाक से औषधि देना, और बस्ती यानी एनिमा, और शोणितम रक्त मोक्षणम यानी रक्त निष्कासन, इन 5 क्रियाओं को पंचकर्म कहा है। और मैं इसी पंचकर्म की बात कर रहा हूं श्रीमान। यह केवल शरीर की सफाई नहीं, अपितु रोगों को जड़ से मिटाने की विधि है। अद्भुत, इस विधि को समझाइए। तत्र दोष हरण मूर्ध्व भागम वमन संज्ञकम। सर्वप्रथम होता है वमन, अर्थात कफ दोष को मुख और नासिका द्वारा शरीर से बाहर निकालना। वमन क्रिया के लिए औषधियों की सही मात्रा का ज्ञान और रोगी की क्षमता के अनुसार सही समय का ज्ञान होना चाहिए। इसके लिए सही समय क्या है? साधयेत कफजे व्याधौ वमनम तु वसंत के, अर्थात वसंत ऋतु में संचित कफ पिघलकर बाहर निकलने के लिए तैयार होता है। इसलिए यह वमन के लिए सर्वश्रेष्ठ काल है, और वमन हमेशा प्रातः काल ही किया जाता है। वमन क्रिया के बाद क्या करना चाहिए? अधोभागम विरेचन संज्ञकम। विरेचन अर्थात पित्त दोष का शोधन। विरेचन के बाद दिए जाने वाले विशेष आहार क्रम पर जोर देना आवश्यक है, जिससे कि जठराग्नि मंद ना हो। तत्पश्चात बस्तिर्वात हराणाम श्रेष्ठ, अर्थात वात दोष को शांत करने और शरीर से बाहर निकालने के लिए बस्ती सभी चिकित्साओं में श्रेष्ठ है। उत्तम, अति उत्तम। आपके पंचकर्म में से 3 कर्म हो गए, बाकी 2 कर्म और क्या क्या हैं? महाराज, चौथा है नस्य। नासा ही शीर्षो द्वारम तेन तद व्याप्य हंतितान, अर्थात नाक ही सिर का द्वार है। इसके माध्यम से दी गई औषधि मस्तिष्क में व्याप्त होकर वहां स्थित रोगों को नष्ट कर देती है। और 5वां? और 5वां है महाराज रक्त मोक्षण। कुर्यात् क्षोणित मोक्षणम यथा सन्नम यथा बलम रक्त पित्त प्रशमनम तथा चान्य द्रक्त जानजयेत, अर्थात रक्त पित्त और रक्त से उत्पन्न अन्य विकारों को जीतने के लिए शरीर के बल और दूषित स्थान की निकटता को देखते हुए रक्त मोक्षण करना चाहिए। इससे अशुद्ध रक्त निकल जाने पर रक्त में शुद्धता आती है।
महाराज, इन्होंने जिस चिकित्सा पद्धति की चर्चा की वो महर्षि द्रदबल की नूतन आयुर्वेदिक खोज है। वे इस समय चरक संहिता के खंडित भागों को पूरा करने में लगे हुए हैं महाराज। आप इन्हें दंड नहीं अपितु साधुवाद दें। महाराज, ये स्वयं महर्षि द्रदबल हैं। महर्षि द्रदबल? आधुनिक चिकित्सा विज्ञान भी महर्षि द्रदबल के इस आयुर्वेदिक पंचकर्म को एक जटिल जैव विशुद्धिकरण यानी बायो प्यूरिफिकेशन की प्रक्रिया के रूप में मान्यता देता है। वैज्ञानिक शोधों के अनुसार यह केवल शारीरिक सफाई नहीं बल्कि कोशिकीय स्तर सेलुलर लेवल पर शरीर को पुनर्गठित करने वाली विधि है। यह पद्धति न केवल लक्षणों का उपचार करती है बल्कि रोग को जड़ से समाप्त कर कोशिकीय स्वास्थ्य को बढ़ावा देती है। उस समय भी इस प्रकार के वैज्ञानिक दृष्टिकोण रखते थे महर्षि द्रदबल। क्लिनिकल ट्रायल्स में पाया गया है कि पंचकर्म के बाद शरीर में ऑक्सीडेटिव तनाव और सूजन पैदा करने वाले मार्कर्स में महत्वपूर्ण गिरावट आती है, जिससे ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस और सूजन में कमी आती है। यह शरीर को अपनी प्राकृतिक संतुलन अवस्था में लौटाने में मदद करता है, जिससे पुरानी बीमारियों का प्रबंधन आसान हो जाता है। पंचकर्म की विधि को कई बार अभ्यास के पश्चात पूर्ण किया गया होगा, इसलिए चिकित्सा विज्ञान में पंचकर्म को आज भी शामिल किया जाता है और ये महर्षि द्रदबल की देन है। महर्षि द्रदबल ने चरक संहिता के सिद्धि स्थान और कल्प स्थान को पूर्ण कर पंचकर्म चिकित्सा को एक सुव्यवस्थित वैज्ञानिक आधार दिया है। उनकी विधि में पंचकर्म केवल शरीर की ऊपरी सफाई नहीं बल्कि सूक्ष्म स्तर पर दोषों का संतुलन है। आधुनिक वैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य में इन प्रक्रियाओं को बायो प्यूरिफिकेशन माना जाता है, जहां शोध दर्शाते हैं कि ये शरीर से मेटाबॉलिक वेस्ट और लिपोफिलिक टॉक्सिन्स को प्रभावी ढंग से बाहर निकालता है। चिकित्सा विज्ञान एक अत्यंत प्रभावशाली विद्या है, जिसका गलत हाथों में जाना अत्यंत हानिकारक हो सकता है। अतः यह ज्ञान केवल उन्हीं को मिलना चाहिए जिनमें उच्च बौद्धिक क्षमता, भावनात्मक संतुलन और शारीरिक दक्षता का एक सटीक समन्वय हो। ऐसा महर्षि द्रदबल या दृढ़बल कई शताब्दियों पहले कह गए और महर्षि दृढ़बल द्वारा प्रतिपादित पंचकर्म न केवल शरीर की शुद्धि बल्कि कायाकल्प की एक महान वैज्ञानिक पद्धति भी हमारे सामने है। महर्षि ने स्पष्ट किया कि जैसे मलिन वस्त्र पर रंग नहीं चढ़ता, वैसे ही अशुद्ध शरीर पर औषधियां पूर्ण प्रभाव नहीं दिखाती। दोषों को शरीर के प्राकृतिक द्वारों से बाहर निकालने का उनका सिद्धांत आज के आधुनिक डिटॉक्स विज्ञान का आधार है। द्रदबल की ये प्राचीन पद्धति आज के डिटॉक्सिफिकेशन और होलिस्टिक वेलनेस के सिद्धांतों के साथ पूरी तरह मेल खाती है। भारत में पंचकर्म विधि को जाने अनजाने में लोगों को अपनाते हुए हम देख सकते हैं और यहाँ कथा में हमने देखा कि पूरी सभा स्तब्ध रह गई उनके परिचय से। परंतु उस राज वैद्य का क्या, जिसने मन ही मन महर्षि द्रदबल को अपना शत्रु मान लिया था? क्या वो चुप रहेगा? महर्षि द्रदबल को पराजित करने के लिए वो क्या करेगा? क्या है महागंध हस्ती अगद, जानेंगे लेकिन अगले अंक। तब तक के लिए जुड़े रहिए और देखते रहिए भारतीय ऋषि विज्ञान केवल भारत विक्रम पर। अभी के लिए नमस्कार।